दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं जीएस मार्तोलिया जी, यूके ट्रिपल एस सी के जो अध्यक्ष हैं। हालांकि ये इंटरव्यू में लाइव करना चाह रहा था क्योंकि अमूमन हम लोग लाइव करते हैं ताकि आपके जो सवाल हैं वो भी हम लोग ले सकें। लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी ना होने के कारण हम लोग लाइव आज नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई के पात्र भी हैं सर आप, क्योंकि हम लोग जब से यूके ट्रिपल एस सी में लगातार वीडियो वीपीडीओ भर्ती घोटाले से लेकर तमाम हमने खबर किए हैं, लेकिन जब से आपने चार्ज संभाला है तब से ऐसा मौका नहीं मिल पाया है कि हम लोग यहाँ पर लगातार आ पाएँ। तो इसके लिए सर बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो जिम्मा आपको मिला था एक बखूबी आपने संभाला है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ी समस्याएं आई हमारे कमीशन को लेकर के, जिससे यहाँ के युवाओं को भी दिक्कत हुई, उनकी हार्डशिप उनको फेस करना पड़ा। और फिर एक विषम परिस्थितियों में कहिए जो था उस टाइम पर, मैंने चार्ज ग्रहण किया पिछले साल अक्टूबर में। और मैं एक कोशिश किया मैंने कि इसको एक मिशन के तौर पर करें, और जो युवाओं का एक विश्वास ख़त्म हो गया हमारे कमीशन के ऊपर, उसको दोबारा बहाल करें, उनको रिस्टोर करें। उस दिशा में मैं लगातार प्रयास करता रहा। और आज हम लोग जो हमारे पास लंबित प्रकरण थे सारे, जिसमें 3 तो एग्ज़ाम बड़े थे जो दोबारा कराना पड़ा, हमने वो भी कर दिया है। और उसमें 2 की रिकमेंडेशन भेज दी, तीसरा हम नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे को भेज देंगे। और नए 3 एग्ज़ाम कराए, और पुराने जो हमारे पास 8 एग्ज़ाम थे उसको भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसकी समीक्षा करके, कानूनी पहलुओं पर देख करके, टेक्निकल चीज़ों को देख करके, कहीं पर कोई अनफेयर मीन्स नहीं कैसे हुआ उसको सब देखने के पश्चात भी उसका रिजल्ट भी हम लोग करीब करीब हमने कंप्लीट कर दिया है। वर्तमान में हम अब करीब 6 परीक्षाएं हैं जिसको हम कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें 2 है जिसमें एग्रीकल्चर और स्नातक स्तरीय में आजकल हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। और नवंबर से, लास्ट नवंबर से हम लगातार फिर फरवरी मार्च तक का हम लोग अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, और लगातार एग्ज़ाम हम करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो जितना मेहनत करे उसका उसका परिणाम मिले। किसी तरह का कोई बदमाशी या कोई करप्शन या भ्रष्टाचार या नकल जैसी कोई चीज़ें न हो, इसके लिए पूरी कोशिश हमारी होगी। सर बदलाव क्या कुछ किए, क्योंकि जिस समय एस राजू जी थे उनके साथ भी कम से कम ना 10-12 साक्षात्कार किए, जिस समय बड़ोनी जी सचिव थे उनके साथ भी बहुत साक्षात्कार किए। वो भी डेडिकेटेड थे अपने आप में, काम करते थे। लेकिन जो हमने रिजल्ट देखा, क्योंकि हमने वीडियो वीपीडीओ का जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू भी लिए थे, वो यूके ट्रिपल एस सी की फुल फॉर्म तक नहीं बता पाए थे। जब नेक्स्ट आपके आने के बाद जो रिजल्ट जारी हुआ तो हमने उन टॉपर्स के इंटरव्यू भी लिए, लेकिन वो लग रहे थे कि वाकई में टॉपर्स। तो इस बीच क्या कुछ बदलाव रहा, क्या कुछ बदलाव आपने किया जो पुराने अध्यक्ष और सचिव नहीं कर पाए थे? देखिए, तो कोई भी अध्यक्ष हो, सचिव हो, देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरा कार्यकाल खराब हो। हर आदमी कोशिश करते हैं कि मैं बढ़िया काम करूं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गलती हुई, उसमें थोड़ी सी लापरवाही भी कह सकते हैं उसको हम, उसका एक नुकसान हमको हुआ। उसमें चाहे पेपर लीक हुआ हो, या ब्लूटूथ से नकल हुई हो, या मुन्ना भाई जैसे लोग बैठ गए हों, वहाँ थोड़ी सी शायद हम लोगों ने अपनी जो हमारी एजेंसीज थी जिससे हम काम कराते थे उस पर हमने ज़्यादा विश्वास कर लिया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमें इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज किया है अभी, कि सिंगल लाइनर पहले क्वेश्चन होते थे, उसको हम थोड़ा चेंज किया है हम लोगों ने। और नई संस्कृति पे, कल्चर पे, भाषाओं पर भी हम लोग जा रहे हैं। दूसरा, एक्सपर्ट्स को भी हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एक अच्छे हों और एक क्वालिफाइड हों, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो रेफरेंस बुक होती है जो हमारी, जैसे हम कोई क्वेश्चन देते हैं तो सर रेफरेंस बुक भी डालनी पड़ती है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कोचिंग सेंटर पढ़ाने वालों की रेफरेंस बुक को भी लोगों ने कोट किया है, जो ठीक नहीं है। और हमारी कोशिश है कि हमारी अच्छी किताबें हों, एनसीईआरटी की बुक्स हों, अच्छे लेखकों की किताब, अच्छे राइटर की किताब हों, अच्छे हमारे एक्सपर्ट हों। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब, वो कोई बाहर से पेपर नहीं होगा, उनको अपनी बुक्स अवेलेबल कराएंगे कमीशन में ही। हम अपनी लाइब्रेरी को अपडेट कर रहे हैं, अच्छा। और उसमें अच्छी बुक्स रख रहे हैं। उसी बुक के रेफरेंस से ही क्वेश्चन होंगे, कोई बाहर की बुक का रेफरेंस नहीं होगा। जो कई बार होता ना कि मॉडल पेपर निकाल देते हैं लोग, उत्तराखंड का इतिहास लिखने वाले आजकल बहुत हो गए हैं। तो हम किसी अच्छी किताब को, अच्छे राइटर की किताब को देखें ना, नाम कोचिंग सेंटर की बुक्स को क्यों जाएं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हमारे बुक्स फाइनल किए हैं अभी तक? बुक्स हो गए, हमारे फाइनल हो गए। हम लोग मोस्टली हम अपने अभी हम लोगों ने काफ़ी नई बुक्स खरीदी हैं। हर सब्जेक्ट में हम नई बुक्स खरीदेंगे, और अच्छे राइटर की खरीदेंगे, एनसीईआरटी की खरीदेंगे। एटकिंसन के गजेटियर भी हम लोग ले लिया हम लोगों ने, हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी अनुवाद आ गए हमारी। तो जो भी क्वेश्चन होंगे ये कमीशन में ही बनाए जाएंगे, एक्सपर्ट यहीं आएंगे, और उनको बाहर से कुछ लेके नहीं आना, बुक्स वहीं हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे लाइब्रेरी से बुक उठाएं
और उससे वो क्वेश्चन बनाए। कई बार पिछले हमने एग्जाम में देखा है एक्सपर्ट भी गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सी बुक से आया है। बच्चों को खुद नहीं पता होता किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ आंसर गलत लिखा होता है और बाद में फिर नंबर घट बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या कुछ किया है जो एक्सपर्ट की गलतियाँ रहती हैं? देखिए बिल्कुल सही है कि हम लोग कई बार जो क्वेश्चन चैलेंज होते हैं, बच्चे चैलेंज करते हैं और अगर चैलेंज उसके एक्सेप्ट हो जाती है तो ये हमारे लेवल बहुत बड़ी गलती है और इसको हम लोगों ने ठीक से नहीं देखा है। बिल्कुल सही है, लापरवाही भी कह सकते हैं। आप क्वेश्चन करिए, चैलेंज करके चैलेंज एडमिट हो जाए, क्वेश्चन को हम डिलीट कर दें या उसको नंबर बढ़ाएं घटाएं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम क्वेश्चन पेपर तैयार करें वो चैलेंज हों तो ड्रॉप हों, चैलेंज एक्सेप्ट ना हो। कोई भी एक्सपर्ट बुलाएंगे आप तो वो एक्सेप्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है, देखिए कई बार देखा हम लोगों ने 5 से 6% भी ऊपर नीचे हो जाता है, वो गलत है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस बुक जो है वो हम उपलब्ध यहीं कराएंगे उनको। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है तो यहाँ लिखने वाले कम से कम 20 लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी किताब निकाल दी तो उसको भी रेफरेंस दिया है, मैंने देखा है यहाँ पर, उसको भी रेफरेंस किया था। तो वो कोई ऑथेंटिक बुक्स नहीं हुई मेरी। ऑथेंटिक बुक वही हैं जो रिकॉग्नाइज हिस्टोरियन हों, राइटर हों, जिनकी बुक्स हैं नेशनल इंटरनेशनल चलती हों, क्लासेज में चलती हूँ, इंटरमीडिएट हाई स्कूल में चलती हूँ, एनसीईआरटी में चलती हूँ, उन बुक्स को रखिए ना। अच्छे बुक्स लेंगे तो गलतियाँ भी नहीं होंगी और चैलेंजेस जब क्वेश्चन होते हैं, चैलेंज होते हैं तो उससे नुकसान हमको होता है। देखिए फाइनल करेगा ये बुक जो आपने बोला है, कुछ बुक वो तो कर चुके हैं हम। अब तो हमारे पिछले 2 पेपर हमने, पिछला जो लास्ट पेपर हमने किया था जुलाई में, उसमें हम लोगों ने यही तय किया कि हम ही बुक्स हमारी लाइब्रेरी से बुक्स लेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। ये अभी भी वही चल रहा है हमारा। और एक्सपर्ट्स में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे एक्सपर्ट हमारे पास हों और जिनके चैलेंजेस ज़्यादा हों और चैलेंजेस एक्सेप्ट हों तो फिर वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए अगर एक क्वेश्चन चैलेंज होता है तो वित्तीय नुकसान होता है, रिजल्ट लेट हो जाता है, तो उसमें फिर हमारे कंडक्ट को भी क्वेश्चन होता है कि साहब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं जो रिलीवेंट थे। तो उसको बचने के लिए हमारी कोशिश है कि चैलेंजेस बिल्कुल ना हो, चैलेंज हो तो ड्रॉप हो, ये हमारी कोशिश हो। कई बार सर क्योंकि हमारे पास कई मुद्दे ऐसे भी आए हैं, क्योंकि टेक्निकल पेज इसे कह सकते हैं आरक्षण को लेकर भी, जैसे कि किसी जनरल वुमेन ने अगर कोई एग्ज़ाम निकाला है और कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी की कट ऑफ ऊपर चल जाती है और जनरल वुमेन्स की नीचे रह जाती है क्योंकि वो अलग अलग उसमें आता है और बाद में फिर कोर्ट में सब चैलेंज हो जाता है और आयोग कटघरे में आ जाता है कि भाई आप आरक्षण कैसे कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर आरक्षण कर रहे हैं कि तो इसका भी कुछ टेक्निकल पेज निकाला है आपने, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे पेंडिंग अभी भी यूके ट्रिपल में मौजूद है। इसमें देखिए कोई गलत काम नहीं कर सकता आदमी। आप नियम से चलोगे, रूल से चलोगे, गवर्नमेंट के शासनादेश से चलोगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्लियर हैं। ये सर राज्य और फिर उसमें जो सेंटर की पॉलिसीज है उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्निकल पेज फंस सेंटर का डिफरेंट हो गया, सेंटर से हम गवर्न नहीं होते। हमारा रिजर्वेशन जो होगा क्लास सी में उत्तराखंड का ही रिजर्वेशन फॉलो होगा। जैसे एसटी में यहाँ 4% है, भारत सरकार में 7.5%, उसे गवर्न नहीं होते हम उत्तराखंड के नियम से, उत्तराखंड के रिजर्वेशन पॉलिसीज से हम बधे हैं। और उसमें जो लड़का रिजर्व कैटेगरी का भी एग्ज़ाम देता है, अगर उसको मेरिट में जनरल ऊपर आया तो जनरल में चला जाएगा। ये नियम है, रूल है। तो इससे तो कोर्ट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा देखिए, कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करता भी है, अभी एक लेटेस्ट ही क्वेश्चन और चैलेंज हुआ है हमारे पास बैकवर्ड का, उसका कहना है कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं, ठीक हो गया, और मैं जनरल में था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए उसको टेक्निकल पर जाएंगे तो जनरल के लिए टीईटी एग्ज़ाम करने के लिए 90% चाहिए आपको। अगर आप टीचर बनना है तो टीईटी जो होती है उनका जो होती है उसमें 90% चाहिए और बाकी के लिए कम चाहिए। तो जनरल का जो ओबीसी का बच्चा जो वहाँ गया, टॉपर गया, तो उसका टीईटी में नंबर कम थे तो आपने ओबीसी में चला गया। उसके बाद जो सेकंड लड़का था उसको अपने चॉइस के हिसाब से कुमाऊँ या गढ़वाल नहीं मिल रहा था, तो उसको अपनी चॉइस के हिसाब से वो पीछे शिफ्ट हो गया अपने कैटेगरी में। तो ओबीसी का ज़्यादा नंबर होते हुए भी बाहर हो गया। बाहर होगा, टेक्निकली बाहर होगा, वो इलीगल नहीं है। उसको लगता है कि मेरे नंबर ज़्यादा थे, लेकिन आप उसको पूरे रूल्स पढ़ेंगे तो टेक्निकली वो ठीक बाहर गया। लेकिन इसमें कोई कटघरे में नहीं कभी कमीशन आता है। इसमें जो रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि मेरे पास कुछ मामले आए हैं यूके ट्रिपल एस सी के जहाँ पर जनरल वुमेन में हैं, उनके नंबर कम थे, लेकिन जो दूसरा ओबीसी वाला है उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। इसके बावजूद यूके ट्रिपल एस सी ने सिलेक्शन तो कर दिया था, लेकिन कोर्ट के जाने के बाद वो सब सिलेक्शन रुक गया। नहीं सिलेक्शन उसमें मेरी 30% वुमेन में छोड़ दीजिए ना, वो अलग कैटेगरी हो गई है।
उसके बाद ओबीसी का नंबर जाति की बात आप कर रहे हो, वही बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको एक एलटी का एग्ज़ाम बता रहा हूँ, एक जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है। उस बच्चे का एग्ज़ाम जनरल में उसका सिलेक्शन हुआ, जनरल मेरिट में आ गया, 66 से ऊपर नंबर है उसके, जनरल का सिलेक्शन हो गया। लेकिन जनरल में एलटी बनने के लिए टीईटी जो एग्ज़ाम होता है उसका 90% होना चाहिए आपका। 90% टीईटी पर क्वालिफाई करेंगे, 90% नंबर होना चाहिए आपका, तब आप क्वालिफाई, तब आप जनरल में जाएंगे। 90 से कम है तो आप बाहर हो जाओगे, जनरल से बाहर हो जाओगे। अपनी कैटेगरी वहाँ 85 है, तो 85 में आपका सिलेक्शन हो गया अपनी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में चला गया। लागू नहीं होती जो उनमें लागू वो 30% अलग डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही। वो 30% बिल्कुल अलग हो गया, वो बिल्कुल अलग। 30% में उसमें कोई झगड़ा नहीं है कि वहाँ वो नहीं कंप्लीट करेगा। दो आरक्षण के लाभ मिल पाएंगे, जैसे एक ओबीसी के भी लाभ ले पा रहे हैं, अगर ओबीसी में नहीं हो पा रहा है तो फिर जनरल वुमेन में ले रहे हैं, इस प्रकार से आरक्षण के लाभ मिल नहीं, जनरल का आप उसका एक ही मिलेगा। हाँ। अगर वो महिला, अगर जनरल, अगर वो 30% वुमेन में है तो 30% वुमेन में ही जाएंगे, वहाँ शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट होता है जब जनरल जो अनरिजर्व 40% 50% है, उसमें से आप शिफ्ट होंगे। देखिए 50% ऐसे हैं जो अनरिजर्व कहलाते हैं, ठीक है। जो जनरल सीट है मान के चले, जब 100 सीटें निकली तो 50 सीटें अनरिजर्व हो गई। 50 सीट में जनरल भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर सपोज करें मेरी 80 गई, 80 के ऊपर में अगर ओबीसी भी है, वो भी जनरल माना जाएगा, वो अपनी जगह से वहाँ चला गया। और उस वहाँ पर जरूरी नहीं है कि जनरल का लड़का सिलेक्शन हो, कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब वहाँ दिक्कत क्या होती है, वहाँ फिर अगर कई डिपार्टमेंट को अगर आप क्लब करते हैं तो उसके बाद चॉइस मांगता है कि साहब मुझे पीडब्ल्यूडी जाना है, सपोज करिए, और उस कैटेगरी वाले को वहाँ पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है, नंबर ज़्यादा हैं लेकिन उससे ऊपर और लड़के हैं तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिला उसको, तो उसको उठा करके फिर अपनी कैटेगरी में जाएगा पीछे ओबीसी में, जहाँ से वो लड़का, जहाँ उसको उसकी चॉइस मिलेगी, क्योंकि मेरिट से उसकी चॉइस है। तो उधर जनरल से एक लड़का बाहर हो गया और ये वो लड़का वो ओबीसी में चला गया, ओबीसी लड़का बाहर हो जाएगा, जनरल से लड़का ऊपर आ जाएगा। ये काफ़ी टेक्निकल पैंच था, इसलिए मैं समझना भी चाह रहा था सर से कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से बड़े परेशान भी होते हैं कि आखिर ये आयोग कर क्या रहा है, लास्ट में कहते हैं कि आयोग में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसमें हो रही है। तो टेक्निकल पेज को भी बड़ा समझना ज़रूरी है। सर कुछ सवाल भी हमारे पास आए थे, हालांकि मैं लाइव में लेना चाह रहा था सवाल, लेकिन मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी तक कई ऐसे भर्ती रिजल्ट हैं जो नहीं आ पाए हैं, बड़े परेशान हैं बच्चे, कहते हैं कब आखिर आएगा। जैसे वे एलटी भर्ती परीक्षा में कितनों पदों पर आएगी, क्योंकि कैलेंडर में केवल 657 पद दिए गए हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल के अधियाचित पद सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के भी सवाल हैं। नहीं, कुमाऊं गढ़वाल दोनों के आ गए हमारे पास, और वो बेसिकली अध्याचन तो देखिए डिपार्टमेंट को भेजना है, मुझे कुछ नहीं करना है। और कुमाऊं के गढ़वाल के दोनों आ गए हैं, दोनों के अध्याचन आ गए, तो वो तो हम लोगों ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, उस डेट पे उसके एग्ज़ाम होंगे। इसमें सबसे एक दिक्कत क्या है जो आ रही है लड़कों को, जो सवाल पूछना चाहिए था, जो कला का एग्ज़ाम, पिछला एग्ज़ाम जो होता वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, माननीय हाई कोर्ट से वो केस ख़त्म कर दिया और दोबारा री एग्ज़ाम करने का उसमें ऑर्डर हुआ है। उस पर अभी डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं है, वो एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। वर्तमान जो भर्ती होंगी उसमें सम्मिलित नहीं होगा कला, सम्मिलित नहीं है वो। अच्छा। क्योंकि उन्हें अभी जो निकाला है इन लोगों ने वैकेंसी, जो हमारा अध्याचन दिया है, उसमें कला के 7 या 8 पोस्ट दिए हैं, और 262 के आसपास पोस्ट हैं जो पिछले बार सब होने के बाद स्टे हो गया कोर्ट से। फाइनली कोर्ट ने निरस्ती कर दिया है, तो उसमें दोबारा एग्ज़ाम होगा, या जो भी कोर्ट में जो भी कराएं, लेकिन उनको करना चाहिए। जो बेचारे जो एलटी करके बीएड करके बैठे हैं उनके साथ ही अन्याय होगा, फिर उनको डिसीजन लें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिसीजन ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसीजन ले, एग्ज़ाम कराना है नहीं कराना है, या जो हम एलटी के एग्ज़ाम के अनुसार कराना, निर्णय कर लेना चाहिए उनको। इसमें और सवाल आए हैं एलटी को लेकर, मैं पूछ लेता हूँ कि एलटी भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा या पूर्व की भांति 100 मार्क्स का पेपर होगा? नहीं, हमने पूर्व की भांति हम लोग करेंगे। हम लोगों ने डिपार्टमेंट को लिखा है कि अपने नियमावली को चेंज करें और उसके हिसाब से ताकि हम एग्ज़ाम कर पाएँ। नियमावली को चेंज करने के लिए उसमें कहा है। चलिए, कुछ संशोधन वगैरह हुए हैं सर इसमें, और कुछ जो एलटी की तैयारी अभी कर रहे हैं? नहीं, संशोधन कुछ नहीं है। संशोधन देखिए, बेसिकली जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन था ना, पहले एक लाइन का क्वेश्चन होता था, तो हम कहाँ के रहने वाले हो, मैंने कहा पौड़ी का रहना, ऐसा नहीं होगा। हम मतलब उसमें काफ़ी रीजनिंग वाला होगा, मल्टी लाइनर होंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आईक्यू थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। सिंगल लाइन को छोड़ के थोड़ा रहेंगे सिंगल लाइनर भी, लेकिन थोड़ा सा और उसको
ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग रीजनिंग में भी बात हो, थोड़ी दिमाग भी लगाएं। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके आप टिक करें, थोड़ा सोचें उसको। एक सर वाहन चालक के बड़े मेरे पास मैसेज आए हैं कल से कि सर से ज़रूर ये पूछिएगा कि 1 साल हो गए हैं अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। नहीं, वाहन चालक में वही जो पिछले बार डिस्प्यूट था उसमें वो एग्ज़ाम भी था, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको शायद नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि उसके ड्राइविंग टेस्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में करें। नेक्स्ट वीक में? अभी हमारा जो ये स्नातक स्तरीय में बस फाइनल रिकमेंडेशन हम भेजने वाले हैं 2-1 दिन में। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट वाहन चालक का हम लोग कोशिश करेंगे इसी महीने उसका ड्राइविंग टेस्ट के लिए हम जाएँ। वीडियो वीपीडियो का कब तक होगा जो बचे हुए हैं अभी बाकी? वीडियो का हमारा पोस्टिंग चल रही है आजकल, रिजल्ट फाइनल हो गया है, क्योंकि उसमें कई डिपार्टमेंट हैं, तो उनके चॉइस के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हो रही है, अगले 2-3 दिन में शायद हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो पटवारी एग्ज़ाम भी हुआ था साथ साथ उसमें वो जाएंगे, तो जिन बच्चों के मार्क्स कम रह गए क्या उनका भी सिलेक्शन का चांस है आगे कि उसमें नहीं हो पाएगा? नहीं, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है कि मैं तो जितनी पोस्टें उतनी भेज दूंगा इनको। अच्छा। ठीक है, उसका कितने ने ज्वाइन किया कितने ने नहीं ज्वाइन किया वो डिपार्टमेंट देखे। डिपार्टमेंट का काम ये है कि कोई भी हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों के, तो 1 साल तक वो लिस्ट, वो सूची हमारी प्रभावी रहती है। 1 साल में अगर दोबारा कहते हैं कितने लोगों ने हमारे ज्वाइन नहीं किया तो हम भेज सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। एक उनमें अभी से भेजेंगे जो जिन्होंने एग्ज़ाम पुराने दिए? वही जो है अच्छा। उन्हीं में से 1 साल तक वो प्रभावी रहता है। अच्छा। दूसरा, अभी देखा होगा आपने, एक जियो हुआ है कि एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, हाँ। लेकिन वेटिंग लिस्ट निकलेगी तभी जब सिंगल एग्ज़ाम होगा। हम्म। अगर क्लब करते हैं तो उस वेटिंग लिस्ट फिर नहीं निकल पाएगी, और जो सिंगल एग्ज़ाम वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान पहले से उसको निकालेंगे हम लोग। अच्छा। जैसे एलटी में भी 25% रिजर्व वेटिंग निकालने का प्राविधान है, तो हम सबसे निपट करके एलटी का 25% वेटिंग लिस्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट चाहे कोई कुछ ज्वाइन नहीं किया तो उससे वो ज्वाइन करा सकते हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि जैसे अभी यूके ट्रिपल एस है, यूके पीसीएस है, एक साथ एग्ज़ाम हो जाता है। अब जैसे 9 नवंबर का होना, तो क्या आपस में इस प्रकार से बात नहीं होती कि इसमें एग्ज़ाम प्रभावित होंगे? कौन से? मेरे ख्याल से 19 नवंबर में है कोई एग्ज़ाम शायद, उसमें एक साथ नहीं, इनका एग्ज़ाम 26 नवंबर को है। 26 नवंबर का हमारा एग्ज़ाम था, हाँ। और हम लोग 25 को कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, थोड़ा सा अभी लोगों ने, देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी थोड़ी जल्दीबाजी तो नहीं कहूँगा, उनका कैलेंडर जारी हो गया था कि किस डेट को का एग्ज़ाम होंगे उनके, उसी हिसाब से हम अपना डेट फिक्स किया हम लोगों ने। उनके डेट को हम क्लैश नहीं किया, हमने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि लोग सब जगह एग्ज़ाम देंगे। इसी बीच इन लोगों ने अपने एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने। उन्हें कम से कम हमारे कैलेंडर को देखना चाहिए था, तो इससे वो दिक्कत हो सकती है कहीं पर आ रही हो। लेकिन 26 वाला एग्ज़ाम शायद हम 25 को कर रहे हैं, तो छोटा सा एग्ज़ाम है हमारा एग्रीकल्चर वाला, हम 25 को कर लेंगे उसको। एक किसी ने ये पोस्ट भी भेजी है कि इंटरमीडिएट स्तरीय सामान्य पर्सन, परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही व आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर की आपने निकाला था कि इसका जो प्रस्तावित विज्ञापन होगी 13 तारीख को किया था कि निकालेंगे। हमारे साथ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम यह हुई कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने अपना खुद कमीशन में ही हम लोग कर रहे हैं, अब हम बाहर आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने में हमको टाइम लगे। हम लोग अगले शायद मेरे ख्याल से सोमवार तक उसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तैयार है। बाकी और कौन कौन सी नई वैकेंसीज आने वाली हैं आयोग में? स्नातक स्तर ही चल ही रहा है, फिर इंटरमीडिएट स्तर के 2 एग्ज़ाम हैं, एक जो आपने बताया अभी वो है, एक टेक्निकल टाइप का है, उसके बाद व्यायाम टीचर हैं, व्यायाम टीचर के बाद फिर एलटी के टीचर हैं। इनका फिर हमारा दिसंबर तक का हम लोगों ने कर दिया है, और अप्रैल तक हम सारे एग्ज़ाम निपटा देंगे इसको। तकरीबन कितनी कितनी वैकेंसीज होंगी इनमें? वैकेंसी सबसे ज़्यादा एलटी में है, 600 के ऊपर है। अगर एलटी अगर ये होता है तो 1000 के ऊपर चली जाएगी। अच्छा। और बाकी डिपार्टमेंट में जो इंटरमीडिएट स्तरीय हैं उसमें 260 के आसपास हैं, और ग्रेजुएट लेवल पे भी करीब 250 के आसपास हैं। ओवरऑल लगा 2-2.5 हज़ार का वैकेंसी होना चाहिए। 2-2.5 हज़ार जी, अभी पुलिस की भर्ती का भी चल रहा है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा एक्ट चेंज होना था, देख रहे होंगे। उसके बाद अगर वो आती है तो 1,500 करीब वो भी होंगे, वो शायद कराना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ और सवाल भी पूछ लेता हूँ, जो क्योंकि हमने कल डाला था इंटरव्यू 12 बजे हम लोग लाइव करेंगे, लेकिन लाइव हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड पुलिस वेटिंग लिस्ट 250 प्लस पोस्ट खाली हैं, तो उसके बारे में कुछ आए हैं कि भरेंगे कि किस तरीके? नहीं, वेटिंग लिस्ट वो जो एग्ज़ाम कराया था वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था, उसके वेटिंग की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ फ्रेश भर्ती जो हमारी हुई है, जो 1300 करीब है, और 300 करीब और होने, तो 1500 के आसपास भर्ती, फ्रेश भर्ती होनी है। अगर वो शायद हमको कराना पड़े, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है। अच्छा। और एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो शायद हम लोग कराएंगे उसको। वेटिंग लिस्ट अगर पुराने भर्ती का करनी है तो पब्लिक सर्विस कमीशन को करना होगा। न्यू कनिक सहायक भर्ती के बारे में भी पूछ रहे हैं लोग सवाल।
न्यू कनिष्ठ सहायक तो अभी तक ऐसा कोई हमारे पास अध्याचन आया नहीं है, और अब कोशिश करते हैं अगर कोई जो भी आएंगे तो हम इस साल उसको एग्ज़ाम को निपटाएंगे। चलिए, लगभग लगभग काफ़ी सवाल आप लोगों ने भेजे थे, तो उनके जवाब मिल ही गए होंगे आप लोगों को सभी को। सर, स्टेनो 158 की वेटिंग कब तक आ रही है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं स्टेनो की। देखिए, स्टेनो वाला अभी हम लोगों ने कोई डिसीजन लिया नहीं है, अभी मेरा अभी उसे 1 साल से ऊपर भी हो गया है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, देखते हैं उसको क्या करना है फाइनली। इसमें मैं एक चीज़ और आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ, जो 2 अप्रैल 2024 से जो एग्ज़ाम होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 2 ईयर हो, साल में एक एग्ज़ाम हो जिसमें संयुक्त पात्रता टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है सेंट्रली, साल में एक टेस्ट होगा मई जून में, और उसके लिए अगर लड़का क्वालिफाई करना कंपल्सरी, जैसे प्री होता है और जगह प्री की को नहीं कहेंगे, इसको सीईटी कहेंगे आप। उसके लिए जो फिर अगर उसने एक एग्ज़ाम पास कर लिया तो 2 सालों वैलिड रहेगा, 2 साल तक आप सारे एग्ज़ाम में दे सकते हैं। और जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो नहीं देगा। तो एक जैसे आज आपने पास कर लिया तो 2 साल प्रभावी रहेगा, 2 साल तक आप जो भी वैकेंसीज होंगी एग्ज़ाम देने के लिए पात्र होंगे, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पात्र नहीं होंगे। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, करीब करीब सभी स्टेट में ये व्यवस्थाएं हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आज देखिए, हम लोग कई फेज़ में एग्ज़ाम कराते हैं, कई बार देखा होगा बंदरोगा में हमारे यहाँ हमने 18-19 फेज़ में एग्ज़ाम कराया, उतने ही डिस्प्यूट पैदा हुए उसमें। तो हम लोग जैसे लड़के कम हो जाएंगे, स्क्रीनिंग हो जाएगी, तो एक फेज़ में एग्ज़ाम करेंगे तो आधी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है, संख्या कम होगी, बेटर सुपरविज़न होगा। तो सीईटी का हम लोगों ने गवर्नमेंट को भेजा है, और हमारी कोशिश होगी कि सीईटी हो। कई सवाल ये भी एलटी में पूछ रहे हैं कि 2021 और 23 बैच के स्टूडेंट को भी मौका मिलना चाहिए। 21-23 का मतलब मैं समझा नहीं। 2021 से 2023 के बैच के स्टूडेंट को भी मौका मिलना चाहिए एलटी में। वो तो जो एलिजिबल है सबको मिलेगा मौका। अच्छा। और बीएड वाले में जो एलटी आर्ट वाले में शायद उन्होंने ये कहा है कि पिछले जो विज्ञप्ति के बीच जिन्हें बीएड किया वो भी एलिजिबल होंगे। अच्छा। ऐसा कुछ कोड का। एसटी और ओबीसी की तकरीबन कितनी सीटें होंगी, ये सब इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा स्पेसिफिक है, वो तो जब हम निकालेंगे विज्ञप्ति देख लें उसको, वो तो उनके डिपार्टमेंट का काम है, रोस्टर के हिसाब से वो भेजते हैं, तो वो तो विज्ञप्ति में क्लियर करते हैं हम लोग कितना होगा। ठीक ठीक, लगभग सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं। और क्योंकि कई लोग मैसेज भेज रहे थे, और अगर लाइव होता तो मैं आपके सवाल डायरेक्ट पढ़ के भी सुनाता सर को, लेकिन वो नहीं मैं पढ़ पाया क्योंकि लाइव नहीं कर पाए हम लोग। और लगातार जितने भी आप सवाल पूछ रहे थे कि किस किस की वेटिंग लिस्ट है, कौन कौन सी नई वैकेंसीज आ रही हैं, लगभग सभी के बारे में बता दिया। कुछ और अपडेट देना चाहेंगे सर, कुछ और इसके अलावा कुछ छूट गया हो? देखिए, छूटा कुछ नहीं है, मेरा तो एक ही मैं बार बार अपील करता हूँ बच्चों से, लड़कों से जो मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करो बस। लेकिन उसका देखिए मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होगा, कभी शॉर्टकट मत मारिए। शॉर्टकट कब होगा? देखिए, आपने जो पुरानी भर्ती में पैसा दे के भर्ती करने की कोशिश की, अब गरीब आदमी हो, घर में 2-4 बीघा ज़मीन है, बेच दिया आपने, जो भी करा गया ना पैसा आपका, दीवार और हो गए भर्ती से, तो कभी शॉर्टकट नहीं। देखिए, शॉर्टकट का परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। अपने पर विश्वास करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो, पढ़ो। और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे कमीशन जो एग्ज़ाम होंगे उस पर बदमाशी नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होंगे, कोई आदमी इस तरह का कोशिश नहीं करेगा कि मैं तुम्हें भर्ती या करा दूंगा। हमारी पूरी कोशिश होगी, इस पर हम लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्प होंगे कि अपना काम करेंगे। बच्चे अपने मेहनत विश्वास करें, मेहनत करें, और मेहनत का परिणाम उनको अच्छा मिलेगा। और कभी देखिए, शॉर्टकट जो गया वो हमेशा नुकसान में पाया। हम पर विश्वास करिए, हम आपको बिल्कुल इतना श्योर करते हैं कि हम बदमाशी नहीं होने देंगे, और आपके रिजल्ट के हिसाब से, आपके मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम देंगे, ये हमारी कोशिश होगी। और अच्छा करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, अच्छा परिणाम होगा। और सब्र भी कभी, पेशेंस भी कभी रखना होगा। एक चीज़ और भी है, क्योंकि कई बच्चों के डाउट होते हैं, वो आयोग आते हैं, क्योंकि बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर सुदूर पहाड़ों के, एक दिन लगता है उन्हें आने, लेकिन आयोग से उन्हें उस प्रकार, क्योंकि गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, कई सारी चीज़ें होती, तो कोऑर्डिनेशन वो नहीं मिल पा रहा है, या ट्रांसपेरेंसी उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए भी कुछ सोचा है कि क्या कुछ होगा? मैं बाहर देख रहा था, उसमें लिखा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पर फोटो खींचने मना है, जैसे कि ना जाने क्या संदिग्ध यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो इस प्रकार से क्यों है? देखिए, ऐसा है ना कि कमीशन सभी जो ये प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड एरियाज हैं ही हैं। देखिए, यहाँ पेपर भी हैं हमारे पास, यहाँ हमारे क्वेश्चन पेपर भी बनते हैं, यहाँ हमारी स्कैनिंग भी होती है, तो प्रतिबंधित है ही है।
और जहाँ तक लोगों की क्वेरीज़ का प्रश्न है, यहाँ तो देखिए वैसे उत्तराखंड में सबसे बढ़िया क्या है ना, देखिए आप किसी और स्टेट के कमीशन को जाके देख लीजिए। आप चेयरमैन से बात करना बड़ा मुश्किल है, आप मुझसे बात करना मिलना तो बहुत बड़ी बात है। आप मिल के देख लीजिए। यहाँ इतनी लिबर्टी है, लोगों को मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब उसकी वेटिंग लिस्ट कब निकाल लो, मुझे फ़ोन करते हैं वो कहते हैं साहब उसका रिजल्ट क्यों विलम्ब हो रहा है, मुझे बताओ आप। सीधे फ़ोन करते हैं। और मैं जब से आया हूँ मैं हर बच्चे से मिला जिसके बच्चे की परेशानी थी, किसी को नहीं रोका गेट पर। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि साहब मैं गेट खोल के चले आऊँ अंदर, वो नहीं होना चाहिए। आप आएँ, गेट पर आएँ, गेट से बात होती है हमारी, हम कहते हैं बुला लो, हम बात करके चले जाते हैं। हाँ, ये नहीं कि साहब 50 आदमी की भीड़ लगी है, कोई विज्ञापन देने का तो काम है नहीं। अपनी परेशानी सुनो, आपकी समस्या हम सुनेंगे और मैं सुनता हूँ। एक बार ऐसा हो जाता है कि नहीं सुन पाते, बाहर निकलता हूँ, गेट पकड़ा रहता हूँ, गेट बाहर खड़े तो बात कर लेता हूँ, बोलो क्या करना है तुम्हें, उनकी बात सुन लेता हूँ। तो कम्युनिकेशन तो हम बनाए रखते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल लगातार बनाए रखता हूँ। मैं नहीं होता तो हमारे सेक्रेटरी मिल लेते हैं, जो भी हम अवेलेबल रहते हैं। मैं होता हूँ तो मैं सबसे मिलता हूँ और मैं रेगुलर बैठता हूँ ऑफिस में। 11 से लेकर के करीब 4 बजे तक तो मैं रहता ही रहता हूँ। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हुआ तो मैं 5 साढ़े 5 बजे बैठता हूँ, तो मैं यहाँ बैठता ही हूँ। अभी मेरा एक नया रूम बनना है, आपने देखा होगा। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर एक रिसेप्शन बना रहे हैं और वहाँ पर हम रेगुलरली करीब 16 घंटे में आदमी बैठेगा मेरा। एक हेल्पलाइन चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत है वो बताएगा उसको, उसका काम होगा कि यहाँ से पता करके उसको ब्रीफ करे। अगर वो ब्रीफ करके संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो बताएं कि साहब किससे मिलना है, उसको मिलाएंगे। कुछ हेल्पलाइन इस प्रकार के बना रहे हैं ताकि डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे कॉल कर सकें। हाँ, वो नंबर बना रहे हैं, बाहर हमारा काउंटर तैयार हो रहा है वो, तो वहाँ बैठेंगे लोग। अब सुबह से बैठेगा, शाम जब तक दफ्तर बंद है वहाँ प्रॉपर बैठेगा। एक बड़े मतलब प्रॉपर बाबू लगाएंगे, रजिस्टर होगा, उसने कहा मिस्टर ए उसने क्या बताया, उसको आपने क्या जवाब दिया, वो शाम को सुबह हमारे पास पुट आउट करेगा। कोई चीज़ ऐसी टेक्निकल वो नहीं बता पा रहा है तो हमसे पूछे और उसको ब्रीफ कर दे। इसके बाद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर हम लोग तो बैठे ही हैं। और हम लोग कम्युनिकेशन पर विश्वास में करता हूँ और लोगों से मिलना, उनकी परेशानी को सुनना चाहिए। देखिए, जो आपने कहा दूर से आया परेशान वैसे है, हम उसको गेट से धुतकार दें, वो अच्छी बात नहीं है। तो हम सुनते तो हैं, कोशिश करते हैं उनको सुने। और मेरे ख्याल से जब से मैं आया हूँ, मैंने तो शायद ही हो, चाहे कोई दिन ऐसा ना बचा हो जब मैं लोगों से न मिला हूँ या मैंने उनको बाहर किया हो। मैं सबसे मिलता हूँ, आओ अपनी बात करो। जिस समय सर आरबीएस रावत थे, एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है। जिस समय आरबीएस रावत थे यहाँ के अध्यक्ष थे, तो उस समय एक वीडियो भर्ती घपले के लिए एक जांच कमेटी बनी थी, 2016 में बनी थी, उसमें से भी आप थे। तो क्या उस समय जांच सही नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप उस समय करना पड़ा था, तब जाके थोड़े जांच आगे बढ़ पाई थी? कोर्ट ने क्या हस्तक्षेप किया था उसमें? कोर्ट ने बोला था कि भाई जांच क्यों नहीं बढ़ पा रही आगे, तो कोर्ट ने उस समय हस्तक्षेप किया था। ये गलत बात है, कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और उसमें एक प्रशासनिक जांच हुई थी पहले, जो मेरी जानकारी में था उस टाइम पे। उसके बाद एसआईटी बनी। एसआईटी का रिपोर्ट हम लोगों ने 4 महीने में 3 महीने में सबमिट कर दिया था। और उसमें कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि क्यों नहीं कर रहे हो, हमें कभी नहीं बुलाया उन्होंने कभी। नहीं हो सकता है कि किसी ने कोई उसमें कोर्ट में तो वो गए थे साहब हमारा, जिन्होंने पास जो लड़के मेहनत किया उनको उनका रिजल्ट निकालो। सेग्रीगेट करने की बात वहाँ भी तब भी कही थी लोगों ने, और कोर्ट ने कहा ना सेग्रीगेट नहीं होगा, री एग्ज़ाम होंगे। तो री एग्ज़ाम हुए थे, वो कोर्ट ने किया था। लेकिन जांच जल्दी करो ऐसा कोई आदेश मेरे जानकारी में नहीं है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट मेरे ख्याल 3 या 4 महीने में हमने कंप्लीट करके दे दिया था गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने कब तक क्या क्या किया वो गवर्नमेंट जानती होगी। अब वर्तमान का रिजल्ट आपको पता ही है। और फिर शायद वो विजिलेंस को चली गई, हमारी रिपोर्ट फिर विजिलेंस को भेजी उन लोगों ने, भी विजिलेंस में क्या हुआ पता नहीं। फिर फाइनली उसमें जब ये सब बवाल हुए तो अभी आया, तो उसी पर FIR उसी रिपोर्ट के हिसाब से। आपको नहीं लगता कि उस समय अगर ढंग से जांच हो जाती तुरंत, जो आज के समय में ये वीडियो भर्ती घोटाले खुले हैं, तो शायद वो पहले ही खुल जाते? नहीं, उसमें तो जो हम लोगों ने भेजी, कभी उस पर जाइए आप। जो हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी कभी उसको पढ़िए। अच्छा। हम कहे तो रहे आपसे, अगर उस रिपोर्ट पे जो अब एक्शन हुआ ना, ये करीब उस टाइम पर कॉग्निजेंस हो जाता, मतलब जो भी करना था तय हो जाता, या तो यस या नो। तो चीज़ें बेहतर इसलिए होती हैं कि जो उस कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व थी उनका बाहर होता। देखिए, उस रिपोर्ट को आज आप कभी STF को देखिए, जो उनके जो जेल गए ये लोग सब, जो इनको परेशानी जो भी हो रही होगी, जो भी चीज़ें हैं, हम लोगों ने जो जांच की थी शायद उसके अलावा कोई एविडेंस शायद हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी के खिलाफ कोई जांच करते हैं तो उस जांच का करने के बाद तुरंत उस पर निर्णय हो तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
लेकिन मैं उसको रखा रहूँगा, पड़ा रहेगा फाइल, तो फिर उसमें और गंदगी होंगी, फिर कहीं होगा कि इसको बंद करो, इसको चलाओ, वो नहीं होना चाहिए। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, गवर्नमेंट तय कर ले, गवर्नमेंट डिसीजन ले। जैसे इसी में हुआ, गवर्नमेंट डिसीजन लिया, एफआईआर करो, जेल चले गए। मैं जांच करता रहता 4 साल तक, हो गया काम, कुछ नहीं होता। तो जो भी चीज़ें हों उसमें इंक्वायरी के बाद कार्रवाई हो, उसमें हमेशा चीज़ें फिर बेहतर हो जाती हैं। और उसमें जो आप कह रहे हैं कि साहब कोर्ट ने कहा तो जल्दी, नहीं, ऐसा नहीं, उस ऐसा समय बातें निकल के आई थी जिस समय आप अध्यक्ष बने वो गलत है। मतलब कोई कह रहा, देखो ऐसा नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है हम उस पर तो नहीं जाते। मेरे अध्यक्ष बनने में किसको क्या परेशानी वो जानते होंगे, हाँ, मुझे नहीं पता कौन क्या। अब मैंने कहीं पढ़ा था कि उस टाइम देखिए, अगर उस जांच कमेटी का मैं चेयरमैन होता तब भी समझ में आती कि साहब मैं नहीं चाह रहा हूँ उसको जल्दी ख़त्म करूँ। मैं तो एक मेंबर था, उसके अध्यक्ष तो थे रणबीर सिंह साहब, जो उस टाइम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। मैं एक मेंबर था, एक मेंबर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी लॉ थे, एक मेंबर उसमें एडिशनल सेक्रेटरी कार्मिक थे, 4 लोग थे हम। तो जितनी जल्दी उस जांच को किया होगा, शायद जल्दी वो जांच नहीं करेगा। कभी आप उस पर जाइए ना, इस पर मत जाइए किसने क्या कहा, उसको डिटेल पकड़िए। कभी हमारे पास ही पड़ी है वो, अभी आप आके देखा मैंने यहाँ फाइल, क्योंकि वो हमारी इनकी फाइल थी तो यहाँ पड़ी है। जब आया मैंने देखा उस फाइल में क्या क्या हुआ। तो उसमें देखिए कोई भी चीज़ हो टाइम से हो, कार्रवाई करनी टाइम से हो, तो चीज़ें फिर उससे बेहतर हो जाती है। देखिए अब यही जैसे बेरोज़गार संघ ही है ये, आज चाहे जो भी करें ये, कम से कम एक थोड़ी चीज़ों को इन लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश तो की इन लोगों ने कि ऐसा हो रहा है, उसका हो सकता है फ़ायदा हो स्टेट को, बहुत सी ऐसा ना हो। वही कह रहा हूँ, जो आज के समय में मैं जिन बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिए थे जो टॉप 5 में आए थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही कुछ और बता रही थी, उनकी मेहनत कुछ और बता रही उनका जो उनने जो चीज़ों को निकाला, अगर वो शायद नहीं निकलता तो ऐसे ही चलता रहता। कई लोग ऐसे भर्ती हो जाते जिनको अपना कह रहे ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म नहीं आता, ऐसे भर्ती और हो जाते, हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन उन चीज़ों को कम से कम इन लोगों ने कहीं ना कहीं तो निकाला ना। उससे कम से कम एक चीज़ तो है जो वॉच कर रहा है आपको, कहीं बदमाशी करोगे सालों ये लड़के तैयार बैठे हैं, बहुत सही है। उन्हें मतलब अच्छा काम इसको कह सकते हैं आप, और उससे चीज़ें और आसान हुई। अब इतना आसान तो दिया, मैं एग्ज़ाम करा रहा हूँ, नकल करा दिया, नकल हो गया, पेपर आउट हो गया। लेकिन इस बेरोज़गार संघ ने मतलब उसको मैं कहता हूँ, जब कभी आता है बोलता हूँ उसको, आप लोगों ने कम से कम चीज़ों को बाहर निकाल दिया। तो जो करप्शन हो रहा था, जो बदमाशी हो सकती थी या होती, चाहे कंपनी करे चाहे कोई करे, उस चेक तो लग गया ना, चेक लग गया। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप उसको मानना चाहिए हमें, और उन्हें करा भी है, अब कर भी रहे होंगे, अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन फिर वो उसी दायरे पर काम करें, दायरे को इतना ना बढ़ाएं कि फिर वो पॉलिटिकल टाइप हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब बेरोज़गारों के हित की बात करो, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, कीमती समय। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपके सवालों के जवाब थे सबके सब मिल भी गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी लिखिएगा कुछ सवाल अगर छूट गए होंगे तो दोबारा जब हम इंटरव्यू करेंगे तो उस समय सर से ज़रूर पूछेंगे वो सवाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा विजय पथ न्यूज़।